लिखना है वो देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रतिजैविक क्या है। प्रतिजैविक ना देकर इसको एंटीबायोटिक हिंदी में ही पूछ लेता है कि एंटीबायोटिक क्या है और मानव के लिए प्रतिजैविक का क्या महत्व होता है। यह एंटी जो बायोटिक होते हैं, ठीक, उनका मानव जीवन में क्या महत्व या क्या फिर उपयोग होता है। ठीक है, देखिए प्रतिजैविक होते क्या हम बच्चों। प्रतिजैविक मतलब ये सूक्ष्म जीवों द्वारा, पूरा रटना नहीं है रसगुल्लों, हम हमेशा से बोलते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं, क्योंकि भाई सूक्ष्म जीव ये चैप्टर आपका है कि भाई जो मानव जीवन में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व होता है ना। तो कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं भाई हानिकारक होते हैं, तो कुछ लाभदायक होते हैं। ठीक, लाभदायक में जैसे हमने बताया कि जो इडली होता है, इडली डोसा बन रहा है और अल्कोहल बन रहा है, सिरका बन रहा है, डबल रोटी बन रहा है, पनीर बन रहा है, दही बन रहा है, तो ये जो होते हैं ये सब सूक्ष्म जीव लाभदायक वाले होते हैं जो हमारे लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तैयार करवाते हैं। तो उन्हीं में से है कि एक कोई सूक्ष्म जीव, ठीक है ना, बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं, तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा तैयार किए गए उत्पाद होते हैं। ठीक, कौन, ये जो एंटीबायोटिक होते हैं जिनको हम प्रतिजैविक कहते हैं। ठीक है, जिनको हम प्रतिजैविक कहते हैं, यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा, ठीक है, तैयार किए गए उत्पाद या पदार्थ को ही बच्चों क्या बोलते हैं, तो वो कहलाते हैं प्रतिजैविक। ठीक, और ये जो प्रतिजैविक होते हैं ये करते क्या है भाई, ये सूक्ष्म जीव होते हैं तो ये दूसरे जो जीव होते हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये जो अन्य जीव हमारे बॉडी में, यानी अन्य सूक्ष्म जीव, जैसे भाई कोई भी जीवाणु विषाणु बाहर से प्रवेश कर रहा है, तो ये जो अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं बच्चों, उनसे क्या करते हैं भाई, ये सुरक्षा करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, उनसे सुरक्षा हमको प्रदान करते हैं। तो समझ में आ गया सूक्ष्म जीव मतलब ये एंटीबायोटिक या फिर प्रतिजैविक क्या है। तो लिखेंगे बच्चों किस तरीके से, लिखेंगे कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न हुए रासायनिक पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्म जीवों को, बताया ना, दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, प्रतिजैविक कहते हैं या फिर एंटीबायोटिक कहते हैं। हिंदी में ही पूछ लेगा बच्चों ऐसे, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक ऐसे दे देगा तो कंफ्यूज ना होना रसगुल्लों, एंटीबायोटिक बोले तो प्रतिजैविक ही है। ठीक, और बात करें बच्चों तो अभी तक वर्तमान में लगभग 7000 से अधिक प्रतिजैविकों की खोज हो चुकी है। ठीक है, और प्रतिजैविकों का जो उपयोग होता है, भाई इसमें महत्व पूछा है, तो प्रतिजैविक का जो उपयोग होता है विभिन्न रोगों के उपचार में किया जाता है और ये औषधियां अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि का संदमन करके उनको नष्ट कर देती है, यानी उनकी क्रियाविधि को। ठीक, जैसे हमारे बॉडी में जब इनको प्रवेश कराया जाता है एंटीबायोटिक को, तो ये होते क्या है, हमारे बॉडी में प्रवेश करके जितने हानिकारक जीव होते हैं, यानी जो रोगाणु होते हैं, उनकी क्रियाविधि को, एक्टिविटीज को एकदम धीमा कर देंगे और धीरे 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 वो सुस्त होकर नष्ट हो जाते हैं। तो उनको करते क्या है, ये नष्ट कर देते हैं। ठीक, ये इतना क्लियर हो गया। अगर हम बात करें बच्चों, यहां से एक क्वेश्चन होता है कि भाई सर्वप्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने किया था। तो सर्वप्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने किया था, तो भाई पेनिसिलिन की खोज हुई थी। आपको पता भी होगा बच्चों, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज किस भाई सर्वप्रथम हुई थी। सर्वप्रथम क्या है, इस एंटीबायोटिक की खोज हुई थी, सर्वप्रथम पेनिसिलिन की खोज हुई थी। ठीक, सर्वप्रथम क्या होती है बच्चों, इसकी खोज हुई थी। अब यहां से क्वेश्चन होता है कि भाई जब खोज हुई थी तो खोजकर्ता भी होंगे, बिल्कुल होंगे बच्चों। किसने खोजा था, उनका नाम क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, या कहीं कहीं एलेक लिखा होता है ऐसे, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम क्या, एंटीबायोटिक औषधि बोले तो जो प्रतिजैविक औषधि है उसकी खोज किया था। और इसमें 2023 में भी क्वेश्चन पूछा था कि 2 प्रतिजैविक के नाम लिखिए, 22 में भी पूछा था 2 प्रतिजैविक के नाम, वो 1 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछता है। तो यहां पर हम कुछ प्रतिजैविक औषधियां जो है लिख दे रहे हैं भाई। जैसे पहला अगर हम बात करें बच्चों, तो एक तो यही होगा आपका, हो गया पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है, एक प्रतिजैविक औषधि है। दूसरा बच्चों स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन ये भी एक प्रतिजैविक औषधि हो जाती है। उसके बाद अगर तीसरा देखें रसगुल्लों, तो तीसरा जैसे रेमाइसिन, रेमाइसिन, ये सबके सब क्या है, एंटीबायोटिक हैं, सबके सब ये प्रतिजैविक औषधियां होती हैं। क्लियर हुआ,
ठीक है ना, समस्या नहीं होनी चाहिए बच्चों। क्वेश्चन कैसे भी घुमाएं, यहां से हमें बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। क्लियर, चलिए तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये महत्व था यहां पर, ठीक, महत्व इसका है बच्चों ये चीज नीचे वाला, ठीक है ना। चलिए छाप लीजिए इसको। चलिए हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि वाहित मल, इसको छाप कर रखना बच्चों, स्टार बना लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट है ये, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है कि वाहित मल से आप क्या समझते हैं और वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिकारक है, ठीक। यानी वाहित का मतलब बहने वाला, मल का मतलब कचरा। हम देखिए, आपको पता होगा बच्चों, जो क्या कहते हैं, शहर होता है, शहर है, नगर मतलब कस्बे हैं, और उसके बाद जैसे छोटे छोटे नगर हो, छोटे बड़े कोई भी हो, चाहे कुछ भी हो, तो उनमें होता क्या, पक्की नालियां बनी होती हैं, और वहां पर गांव जैसा माहौल तो होता नहीं कि एकदम खुला हुआ हो, चाहे जहां इधर उधर चले जाओ। तो उनमें होता क्या है कि अक्सर जो नालियां होती, उन्हीं में से पूरा मल मूत्र कचरा सब बहता है। तो उनमें बहने वाला जो मल मूत्र कचरा होता है, उसी को कहा जाता है वाहित मल। क्या बोलते हैं? वाहित मल। जो सीवेज होता है ना, वो चीज, ठीक, उसको बोलते हैं वाहित मल। और वाहित मल भाई हमारे लिए हानिकारक कैसे है? तो बहुत तरीके से ये हमें हानियां पहुंचा रहा है। देखा होगा कि भाई जो नदी नाले हैं, झील झरने हैं, बड़े बड़े नगरों का, बड़े बड़े शहरों का पूरा जो पानी है, गटर के मतलब जो गटर का पूरा पानी उसी में डाला जा रहा है, तो उससे क्या है, दूषित हो रहा है, नदियां दूषित हो रही हैं। हालांकि बहुत सारे जल संयंत्र लगे हैं शुद्ध करने के लिए, कि भाई उसको कई प्रोसेस से गुजारना होता है। सबसे पहले जो उसमें प्लास्टिक वगैरह है तो छान के अलग करते हैं उसको, फिर उसके बाद जो होता है उसमें ऊर्डन किया जाता है। मतलब ऐसे कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं जो इसमें डिटेल्स में लॉन्ग वाले में हमने बताया था। बट उतना भाई उतने गहराई में अपने को नहीं जाना है, यहां पर केवल हमारा टॉपिक है कि वाहित मल क्या है। तो हमने क्या बताया बच्चों कि जल में व्यर्थ अपशिष्ट पदार्थों जैसे मल मूत्र आदि के मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। और इस प्रदूषित जल को ही क्या कहते हैं? वाहित मल कहते हैं। मतलब सिंपल सी परिभाषा कि जो नदी मतलब जो नदियां नहीं बल्कि जो नालियां होती हैं, नगरों शहरों कस्बों में जो नालियों में बहने वाला गंदा बदबूदार जो मल मूत्र युक्त क्या होता है, व्यर्थ जल होता है, अपशिष्ट जल होता है, उसी को कहा जाता है वाहित मल। और इस व्यर्थ जल का जो प्रमुख घटक क्या है भाई? यही तो है मनुष्य का मल मूत्र। क्योंकि क्या है, उसमें मनुष्यों द्वारा ठीक मतलब जो अपशिष्ट वेस्ट पदार्थ होता है उसमें परित्याग किया जाता है, ठीक। और ये हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है? तो भाई वाहित मल में क्या होता है, जो वाहित मल होता है इसमें कहां गया भाई, हाँ, वाहित मल में कार्बनिक पदार्थ की बड़ी मात्रा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो अधिकांशतः रोगजनक होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि उसमें बहुत सारे मतलब ऐसे कीड़े पैदा हो जाते हैं कि जो अब चाहे भाई उसको क्या है, जीव जंतु जब पीते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। तो मनुष्यों के लिए तो जाहिर सी बात, अगर उसमें हाथ पैर भी धुल लिया या उसमें अगर गलती से भी चला गया तो वो बीमार पड़ ही जाता है, ठीक। अब उसके बाद जैसे दूसरा है कि भाई वाहित मल में ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए कार्बनिक पदार्थ का विघटन भी नहीं हो पाता है। इसके फलस्वरूप वाहित मल वातावरण को प्रदूषित करता है। तो ये हो जाता है वाहित मल तथा इससे होने वाली हानियां। मतलब क्या हानियां होती हैं? जाहिर सी बात है कि नदी झील झरनों में ये पानी पहुंचेगा तो उसके जलीय जीव मर जाएंगे। दूसरी बात तो जो अदर प्राणी अन्य जो जीव हैं जो जंगल के हैं इधर उधर, ठीक, वो भी अगर वो पानी पीते हैं तो जाहिर सी बात है बच्चों उनमें भी बीमारी फैलेगी। क्लियर हो गया? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जेल विद्युत कण संचलन क्या है, ठीक है ना। जेल विद्युत कण संचलन ये भी बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है कि जेल विद्युत कण संचलन किसे कहते हैं। अगर आपको पता हो तो हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बताया है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक या फिर डीएनए अंगुली छाप जिसको बोलते हैं, उसमें होता है कई प्रोसेस होते हैं बच्चों।
पहला कि डीएनए को कलेक्ट करना। भाई सबसे पहले करते क्या है कि जहां पर मतलब जैसे सस्पेक्ट होता है, कुछ भी होता है, जैसे क्राइम हुआ रहता है, सबसे पहले वहां पर जैसे बाल है छूटा है कि नाखून छूटा है कि उसके बाद किसी स्किन जैसे उधड़ी हुई त्वचा का कोई अंश है, सीआईडी देखा होगा ना, उसमें वो क्या करते हैं, वो चिमटी से निकाल करके पन्ने में डालते हैं। सबसे पहले वो प्रोसेस होता है। दूसरा होता है कि डीएनए को खंडित करना, यानी गर्म करके डीएनए हेलिक्स को, दोनों धागों को अलग करते हैं। अलग करने के बाद उसको क्या है, सुखाया जाता है। फिर उसके बाद ये प्रोसेस होता है जेल विद्युत कण संचलन। ठीक है, ये प्रक्रिया होती है। तो जेल विद्युत कण संचलन होता क्या, इसमें करते क्या है वो समझिएगा। देखिए बच्चों कि जेल विद्युत कण जो संचलन है एक पृथक्करण विधि। हमने बताया ना कि ये जो वही चीज पृथक्करण करना, अलग करना, पृथक्करण करने की विधि है जिसमें जैव अणुओं जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन आदि, ठीक, एवं उनके खंडों को क्या है, विद्युत क्षेत्र में उनके आमाप यानी उनकी जो आकार है, ठीक है, एवं आवेशिता के आधार पर अलग अलग किया जाता है। ठीक है, मतलब एक प्रकार का क्या है, देखिए नाम ही जैसे विद्युत कण संचलन आपने इलेक्ट्रिक में मतलब इसमें क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा था। हालांकि वो चैप्टर तो अब रिमूव कर दिया गया है, तो उससे मतलब नहीं है, केवल जानकारी के लिए हम बता रहे हैं कि वही चीज होता है। इसमें क्या करते हैं कि सुखा करके एक मतलब पन्नी पर उसको रखा जाता है, तब जाकर के मतलब आवेश के आधार पर उनका खंडन करते हैं, फिर जाकर के उसको मैच कराते हैं सस्पेक्ट से कि भाई किसने, जैसे किसी अपराधी होता है ना कि केवल मतलब वो रहता है कि हाँ ये अपराध किया हो, शक के आधार पर, तो डीएनए मैच कराते हैं, मैच कर गया ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत ना। ठीक, तो वो चीज होता है, इसमें अलग करते हैं। और इस विधि का प्रयोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक में भी किया जाता है। जैसे हमने बताया ना कि ये जेल विद्युत कण संचलन जो है इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि अनुप्रवाह संसाधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा। यह भी बेहद इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आपका एक बायो रिएक्टर है, एक मतलब पीसीआर है और एक प्रतिबंधन एंजाइम है। ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, सबको करवाया है। प्रतिबंधन एंजाइम, उसके बाद पीसीआर, फिर हमने क्या बताया कि एक होता है जैसे इसी में एक पॉलीमरेज भी है, मतलब जो क्या कहते हैं प्लाज्मिड वगैरह वाला। ठीक है, तो उसी में से आपका एक ये है अनुप्रवाह संसाधन। देखिए अनुप्रवाह संसाधन होता क्या है, तो देखिए बच्चों जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी द्वारा कोई भी प्रोडक्ट तैयार कर भाई किया जाता है, तो उसे मार्केट में सप्लाई करने से पहले, वैसे भी देखिए कोई भी प्रोडक्ट हो अगर उसे तैयार किया जा रहा है, भाई आप घर पर कोई चीज बना रहे हो, आपने घर पर कोई चीज बनाया, आप डायरेक्टली इसको बाजार में ऐसे थोड़ी ना पहुंचा दोगे। ठीक है, बाजार में तुरंत थोड़ी ना पहुंचा दोगे। कोई भी प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, सबसे पहले भाई क्या है कि उसके बारे में परीक्षण किया जाता है, टेस्ट करते हैं। कोई भी चीज ये होता है कि हाँ ये ठीक है कि नहीं है, कितना कारगर है कि नहीं है, कोई इससे हानियां तो नहीं, यानी बहुत सारे क्या है टेस्ट वगैरह होते हैं। सब चीज ये टेस्टिंग प्रोसेस होने के बाद ही इस पदार्थ को मार्केट तक ले जाया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को कहते हैं अनुप्रवाह संसाधन। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, अनुप्रवाह संसाधन। लिखेंगे अब तो समझ में आ जाएगा इसलिए कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा यानी बायोटेक्नोलॉजी द्वारा, ठीक, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार उत्पाद को, ठीक, देखिए जो भी हमने बताया कि कोई प्रोडक्ट तैयार किया जाए, तैयार उत्पाद को बाजार में भेजने से पहले क्या करते हैं, उसे कई प्रक्रमों से, ठीक, गुजारा जाता है। ठीक, गुजारा होगा, कई स्टेप मतलब क्या होता है, कई स्टेप क्या है फॉलो किए जाते हैं, कई प्रक्रम से गुजारा जाता है और इन प्रक्रमों में पृथक्करण एवं शोधन सम्मिलित होते हैं और इसे ही सामूहिक रूप से क्या कहते हैं बच्चों, अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। ठीक है, उत्पाद को उचित परिरक्षण के लिए मतलब के साथ क्या है संरूपित किया जाता है और औषधि के मामले में ऐसे संरूपण को चिकित्सीय परीक्षण से गुजारना पड़ता है या गुजारते हैं। ठीक, मतलब कोई भी चीज हो, आप डायरेक्टली ना, कोई भी चीज है जैसे मान लेते हैं आप कुछ चीज बना रहे हैं,
घर पे दाल चावल सब्जी भी बना रहे हैं तो भाई डायरेक्टली सब्जी ना तैयार थोड़ी ना हो जाती है, बहुत सारी चीजें हैं तब जाकर पूरी तरह से वो तैयार होगी। ये डालना है, वो डालना है, नमक डालो, मिर्चा डालो, मसाला डालो, ये करो, वो करो, इतना पानी डालो, इतना पकाओ, हर एक प्रोसेस होता है। तो वही चीज होता है कि बायोटेक्नोलॉजी कोई भी मानव के हित के लिए कोई भी पदार्थ तैयार किया जा रहा है तो सबसे पहले होता क्या है भाई, उसमें पृथक्करण शोधन प्रमुख रूप से ये शामिल होते हैं, ठीक। अदर बहुत सारे स्टेप से गुजारना पड़ता है तब जाकर के वो पूरी तरह तैयार होता है, तब जाकर के उसे क्या है टेस्ट किया जाता है, मतलब उसका प्रशिक्षण करते हैं, ठीक है, मतलब उसका क्या कहते हैं परीक्षण करते हैं। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट करना हो तो कर लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत ना, साइड हट जा रहे हैं हम। हो गया बच्चों, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन कि प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, इनका कार्य लिखिए। आगे ना क्वेश्चन बताया कि बहुत ही प्यारा सा है और काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, ठीक, और इसका काम क्या है। तो प्रतिबंधन एंजाइम समझिएगा, जैसे डीएनए की स्ट्रक्चर है, डीएनए की एक स्ट्रक्चर है बच्चों, ठीक, ये हम डीएनए की एक स्ट्रक्चर बना दिए हैं कि ये क्या है डीएनए की स्ट्रक्चर। एक मिनट थोड़ा सही से बना दीजिए ये चीज, ठीक, ये मान लेते हैं कि कोई डीएनए की स्ट्रक्चर है। अब यहां पर ध्यान देना भाई, हमें पता है इसके बीच नाइट्रोजन क्षार होते हैं, क्या होते हैं, नाइट्रोजन क्षार होते हैं, नाइट्रोजन क्षार होते हैं। अब देखिएगा इस डीएनए खंड को, मान लेते हैं डीएनए खंड को काटना है कहीं से, जैसे यहां से काटना है या फिर यहां से काटना है, ठीक, यहां से काटना है, तो ये जो डीएनए हेलिक्स होते हैं यानी डीएनए के दोनों धागे होते हैं, इनको काटना यानी इनको अलग करना, ठीक। तो अलग करना ऐसे तो है नहीं कि आप क्या है शरीर के अंदर चाकू घुसाकर या फिर भाई इसमें कैंची घुसा करके काट दो, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि डीएनए बहुत सूक्ष्म होते हैं। तो उनमें अगर भाई ये काट पीट करना होता है तो उसके लिए एंजाइम का प्रयोग करते हैं, ठीक, यानी ये काम कौन करता है, एंजाइम करते हैं। तो उस एंजाइम का नाम, ये काम जो करता है, ठीक, तो इनको यहां से मान लेते हैं कि बच्चों यहां से क्या है काटना है, तो यहां से जो काटना है तो ये काटने का जो काम करता है, काटने का जो काम करता है उसी को बोलते हैं प्रतिबंधन। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये प्रतिबंधन जो एंजाइम है इसका काम है काटना। वैसे इसको अगर हम देखें बच्चों तो इसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर सीजर यानी आणविक कैंची कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों, आणविक कैंची कहते हैं, यानी वह एंजाइम जो डीएनए को क्या करता है, काटता है, उसे कहते हैं प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम या प्रतिबंधन एंजाइम। इसे आणविक कैंची के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया, इसे आणविक कैंची के नाम से भी जाना जाता है। काटना ये काम है भाई, कभी कभार पूछ लेता है कि जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम प्रयोग करते हैं, तो बच्चों जोड़ना किसका काम है, तो भाई जोड़ना हमने बताया था लाइगेज है। कौन जोड़ता है रसगुल्लों, लाइगेज जोड़ता है। क्लियर हो गया, चलिए लिखेंगे कैसे कि भाई वह एंजाइम जो डीएनए को काटता है उसे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं। और प्रतिबंधन एंजाइम को देख लेते हैं भाई आणविक कैंची यानी मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है। और अभी तक 900 से अधिक प्रतिबंधनों की मतलब एंजाइमों की खोज हो चुकी है और यह जीवाणुओं के 223 से भी अधिक प्रभेदों से अलग किए गए हैं। और इनमें से प्रत्येक जो प्रतिबंधन एंजाइम है वो विभिन्न डीएनए के अनुक्रमों को क्या है अच्छी तरह से पहचानता है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि बच्चों जो क्या करता है वह एंजाइम जो डीएनए को काटता है उसे कहते हैं प्रतिबंधन एंजाइम। ठीक, और जोड़ने का काम तो लाइगेज करता है। इतना माइंड में होना चाहिए और कुछ भी नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि जैव प्रौद्योगिकी का मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग लिखिए। यह भी बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों, यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, कि मानव
मतलब जैव प्रौद्योगिकी का मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग लिखना है। ठीक है, यानी एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, परेशान बिल्कुल ना रहें, जो बचे कुछ ना सबका भांडा फोड़ होगा। ठीक, तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी, देखिए जब से जैव प्रौद्योगिकी आई, बायोटेक्नोलॉजी आई, मतलब इतना आसान हो गया भाई। हाँ, ये तो है बच्चों की इनमें खर्च बहुत ज्यादा आता है, लेकिन इससे क्या है कि मतलब कितना भी ज्यादा परेशान आदमी हो, किसी के अंदर मतलब ऐसे जीन है जो एकदम सुस्त पड़ चुके, एकदम बीमार, वो हमेशा से रहता है, तो समझो इसके द्वारा क्या है कि अतिरिक्त जीन को भी प्रवेश करा दिया जाएगा शरीर में और वो जीन अपना काम करने लगेगा, यानी उसका भाई उसकी भरपाई, जो क्षतिग्रस्त जीन है उसकी भरपाई कर देगा और ये अपने लक्षण दिखाने लगेगा। तो मतलब ये टेक्नोलॉजी होता है और इसके द्वारा जैसे मानव इंसुलिन वगैरह का निर्माण किया गया। तो ये सब किसके कारण, बीटी कपास है, बीटी फसल जो है भाई और पारजीनी जंतु है, कैसे तैयार किए गए, सब इसी का कमाल है, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक, तो बच्चों यहां से देखिए जो बायोटेक्नोलॉजी है यानी जैव प्रौद्योगिकी का मानव रोगों के उपचार में विशेष योगदान है। मानव रोग में पूछा है तो भाई क्योंकि यहाँ पे हेल्थ के बारे में कहा है ना, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसका क्या भाई उपयोग है। पहला, टीका उत्पादन में, इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के वैक्सीन, टीका कैसे तैयार किए जाते हैं भाई। टीका तो सूक्ष्म जीव से, सबसे पहले भाई किससे, सूक्ष्म जीव से, इतना आपको भी पता है। ठीक, तो टीका उत्पादन हो गया। दूसरा, स्टेरॉइड व इंसुलिन हार्मोन्स के उत्पादन में, हमने बताया ना, जो भी बताया कि मानो इंसुलिन, ठीक है वो चीज, तो इंसुलिन हार्मोन्स के उत्पादन में। तीसरी की गर्भावस्था में रोग की जानकारी में, ठीक, वो भी इसी के कारण पॉसिबल हो पा रहा है। अगला है कि एड्स, थैलीसीमिया, एनीमिया आदि के रोगों के पहचान में, ये भी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा पॉसिबल है। ठीक, तो ये रहा जैव प्रौद्योगिकी का मानव स्वास्थ्य, मतलब मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग। क्लियर बच्चों, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए अगर करना हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि अब तो बस रिवीजन बाकी है भाई, स्क्रीनशॉट करने से क्या मतलब। चलिए, जीन क्लोनिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, पिछले 1-2 साल से नहीं आया, ये सारे क्वेश्चन पिछले 1-2 साल से मतलब बीच में थोड़ा गैपिंग में थे, इसीलिए इनको करवा रहे हैं भाई। कभी कभार का जैसे होता ना कि पेपर ऐसा बन जाता है, वो खुद बोर्ड वाले समझते हैं कि ये बच्चा देख नहीं रहा है, पिछले 1-2 साल से क्वेश्चन ये बना नहीं है, तो ऐसा करते हैं, इसी को फेंक देते हैं, वो समझेगा ही नहीं, वो तो तैयारी करेगा, अरे ये आया है पिछली साल इसको देखो, वो आया है उसको देखो, लेकिन यहीं पर गलती हो जाती है। तो हमें तैयार रहना है ना, कमर कस करके। तो जीन क्लोनिंग क्या है, देखिए क्लोन का मतलब होता है बच्चों डबल रोल, यानी क्लोन का डबल का मतलब ये होता है कि फोटो कॉपी, सीधी सी बात, फोटो कॉपी। क्लोन का मतलब किसी की प्रतिकृति, यानी किसी का दूसरा रूप, वो होता है क्लोन। ठीक, क्या होता है बच्चों, क्लोन होता है। तो अब तो समझ में आ गया कि जीन क्लोन क्या है, जीनिंग मतलब जीन क्लोनिंग क्या है। ठीक, तो मतलब जीन का प्रतिलिपि तैयार करना या जीन की कई प्रतिलिपियां बनाना क्या है, ये जीन क्लोनिंग हो जाता है। ठीक है, तो जीन क्लोनिंग क्या है बच्चों, कि यदि किसी जीव या फिर डीएनए या गुणसूत्र की एक जैसी ही अनेक प्रतिलिपियां बनाई जाए, हमने बताया ना क्या करते हैं, इसमें हूबहू उसका समझो रूप तैयार कर देते हैं। तो इससे क्या है, जैसे आज के समय में एआई टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही, एआई इतनी एडवांस होती जा रही ना कि भाई किसी की भी शक्ल देख रहे होंगे कि मोदी जी से गरबा गवा दिया जा रहा है ना, ऐसी ऐसी मतलब दुनिया भर का इंस्टाग्राम अगर आज आप खोलते हैं तो आपको पता होगा कि मोदी जी से गाना गवा रहे हैं, उनकी पता चले किसी ना किसी से भाई किसी को गर्लफ्रेंड उनकी बना दे रहे हैं। बताओ क्या ये सब एआई टेक्नोलॉजी के द्वारा पॉसिबल है। उसमें आपकी शकल हूबहू किसी को भी दे सकते हैं, आपकी आवाज भी दे सकते हैं, इसीलिए ये आने वाले समय में भाई बहुत ज्यादा घातक होने वाला है। इस पर बहुत ज्यादा एक्शन भी लिया जा रहा है, बहुत सारे पहले ऐसे भी एआई थे जिसको गवर्नमेंट ने बैन किया भाई, लेकिन अब भी क्या है कि इन पर काम चल रहा है। ये बहुत ही ज्यादा घातक हो सकता। सोचो भाई अपराध कोई किया, एआई के द्वारा आपका फेस, आपकी आवाज पूरा दे दिया, तो कौन विश्वास करेगा, बोलेगा हाँ कर सकता है भाई, कोई भी शरीफ नहीं कर सकता है। तो ये इसलिए खतरनाक है एआई। तो वही चीज समझो किस भाई किसी भी चीज जो कोई भी जीव है, ठीक है ना, जीन
या डीएनए या गुणसूत्र की एक जैसी अनेक प्रतिलिपियां तैयार कर देना। ये जब तैयार कर देते हैं बच्चों, ये प्रक्रिया, यह प्रोसेस क्या कहलाता है? जीन क्लोनिंग कहलाता है। ठीक है, जीन क्लोनिंग। तथा प्रत्येक प्रतिलिपि को क्लोन कहा जाता है। मतलब जितने उसके क्या है फोटोकॉपी तैयार हो रहे हैं वो क्लोन होते हैं। फोटोकॉपी करवाते हैं हूबहू सेम, भाई फोटो खींच रहे हैं तो आप जैसे दिख रहे हैं फोटो आज आ रहा है तो वो समझो क्लोन तैयार हो गया उसका। ठीक, तो वो क्लोन होता है। और पीसीआर उपकरण से यह क्रिया संभव हो गई है। ठीक है, और यह विधि सबसे सरल एवं उपयोगी है। आपने अगर पढ़ा है रसगुल्लों तो पीसीआर में हमने यही तो बताया था, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें 3 स्टेप होते हैं। पीसीआर में बताया है बच्चों, पहले क्या होता है उसका, जैसे निष्क्रियकरण होता है या विकृतीकरण, दूसरा तापानुशीलन, तीसरा दीर्घीकरण। तो ये सबके सब क्या है पीसीआर के द्वारा, मतलब पीसीआर में ये स्टेप होते हैं 3 चरण, तब जाकर के उसकी कई प्रतिलिपियां, इससे करोड़ों अरबों प्रतिलिपियां तैयार कर सकते हैं। ठीक, तो ये होता है जीन क्लोनिंग। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? समष्टि। अगला क्वेश्चन है कि समष्टि और समुदाय के बीच क्या अंतर है? ठीक, समष्टि और समुदाय 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि समष्टि और समुदाय में अंतर क्या है। समष्टि क्या है और समुदाय, देखिए रटने से कुछ नहीं होगा, बस समझिए आप। समष्टि होता क्या? समष्टि का मतलब पॉपुलेशन, ठीक, बोले तो सीधी सी भाषा में जनसंख्या। और समुदाय का मतलब होता है कि पूरा समुदाय जिसके अंतर्गत बहुत सारी जातियां निवास कर रही हो। ठीक है, तो समष्टि क्या है? तो भाई किसी क्षेत्र में, किसी एकांत क्षेत्र में क्या होता है, वहां पर निवास करने वाली एक ही जाति का जो समूह होता है वो समष्टि होता है। ठीक, जैसे अगर मनुष्य का समूह केवल अलग है तो वो समष्टि हो गया। फिर जैसे भाई कोई बंदर का है तो बंदर का अलग हो गया, कुत्ता है तो कुत्ता का अलग, वो होता है समष्टि। लेकिन समुदाय क्या होता है? इसमें एक ही क्षेत्र में निवास करने वाली कई जीव जातियों का एक ग्रुप, एक समूह होता है, जिसमें मनुष्य भी हैं, भेड़ बकरी हैं, गाय हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, सभी हैं। ठीक है, तो लिखेंगे बच्चों कि किसी क्षेत्र में निवास करने वाले एक ही प्रजाति के जीवों के समूह को समष्टि कहते हैं। क्लियर हुआ? मतलब एक ही जाति के जीव होने चाहिए तब मिलकर के एक समष्टि बनाते हैं। और समुदाय के अंतर्गत क्या होता है बच्चों कि जीवों के वे समूह जो कई विभिन्न प्रजातियों से संबंधित होते हैं, परंतु एक ही प्रवास के क्षेत्र में रहकर आपस में अंतर संबद्ध ठीक होते हैं, वो समुदाय कहलाते हैं। मतलब वही चीज में कि हमने क्या बताया, सीधी सी बात है कि वे जीव जो किसी एक क्षेत्र पर, मतलब विभिन्न भिन्न, उसमें क्या है विभिन्न प्रजातियां हो, उसमें क्या है अलग अलग प्रजातियां सब मिल करके पूरा एक ग्रुप, एक समूह तैयार करते हैं या बनाते हैं, तब वो कहलाता है समुदाय। क्या कहलाता है बच्चों? समुदाय कहलाता है। क्लियर हो गया? तो समझ में आ गया समष्टि क्या है और समुदाय क्या है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि परभक्षण पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, या परभक्षी पर बोल देता है। परभक्षण क्या है? देखिए परभक्षण, पर का मतलब दूसरे को, भक्षण का मतलब खा लेना। ठीक, दूसरे का मतलब क्या है? खा लेना। भाई हमको पता है, इसमें देखिए आपके बहुत सारे क्वेश्चन हमने करवाए थे इस चैप्टर से, अगर आपको पता है बच्चों। इसी में सहभोजिता है, सहजीवन है, सहोपकारिता है, ठीक, और उसमें बात परजीविता है, सब इसी चैप्टर का है। तो जैसे एक जीव है, यहां पर कोई फर्स्ट जीव है भाई, और उसके बाद कोई सेकंड जीव है, ठीक, कोई दूसरा जीव है ना। अब देखिए बच्चों, ये जो जीव होता है, ये पहला दूसरा जो जीव होते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि इधर जो जीव है, जैसे हो गया कि यहां पर कोई शेर है, ठीक, कोई शेर या चीता ले लिए, जैसे फॉर एग्जांपल चीता है, और यहां पर क्या है? हिरण है, हिरण है। ठीक, तो ये अगर ध्यान देना, ये जो चीता है अगर ये हिरण को मार कर खा रहा है, भाई इसको क्या है, ये मार कर खा रहा है, तो ये वाला जो जीव होगा क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? शिकारी कहलाएगा कि शिकार कहलाएगा? जरा बताइएगा। ये शिकारी होगा। ठीक है ना? क्या होगा बच्चों? शिकारी होगा। और ये क्या होगा? तो ये शिकार होगा। ठीक, ये क्या होगा? शिकार होगा। तो ये शिकारी है, ये इसका
शिकार है। या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं, ठीक, देखिए इसको परभक्षी कहते हैं। इसको मतलब परभक्षी क्या, भक्षी अकेले लिख सकते हैं, ठीक, ये भक्षण कर रहा है ना तो इसको भक्षी लिखते हैं, और ये क्या है, इसका भक्षण हो रहा है तो इसको भक्ष्य बोलते हैं, एक मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो अब देखिएगा परभक्षी परभक्षण मतलब ये भक्षी और भक्ष्य समझ में आ गया, लेकिन था कि परभक्षण, परभक्षण में हमने क्या बताया कि जब कोई जीव किसी दूसरे जीव को मार कर खा जाता है तो ये प्रक्रिया परभक्षण कहलाती है। अब जो जीव दूसरे जीव को मारकर खाता है उसे भक्षी या फिर शिकारी बोलते हैं, और जिसे मार कर खाता है या जिसका शिकार होता है उसको भक्ष्य या शिकार कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, अब तो एकदम क्लियर हो गया होगा। लिखेंगे बच्चों की परभक्षण एक विशिष्ट प्रकार की सक्रिय अंतर संबंध है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को मारकर खा जाता है, और वह जीव जो दूसरे जीव को मारकर खाता है, ठीक, या शिकार करता है उसे परभक्षण मतलब या शिकारी, परभक्षण नहीं बच्चों ये भक्षी होगा, यहां पे परभक्षण है, परभक्षण तो पूरी प्रक्रिया होती है, ठीक है ना, तो यहां पर उसको केवल भक्षी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, भक्षी कहेंगे या शिकारी कहेंगे। जबकि वह जीव जिसको वो मार कर खाता है अथवा जिसका शिकार होता है वह भक्ष्य या फिर शिकार कहलाता है। क्लियर हो गया? तो भाई ये होता है परभक्षण, जब एक जीव दूसरे जीव को मारकर खा जाता है तो ये पूरी प्रक्रिया परभक्षण कहलाती है, परभक्षण। ठीक, अब जिसको मारता है वो तो क्या हो जाता है, शिकार हो जाता है, अब जो मारता है वो शिकारी हो जाता है। क्लियर हो गया? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा है। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा दीजिए तथा इसके घटक के नाम लिखना है आपको। ठीक, इसके घटक का क्या करना है, नाम लिखना है। देखिए पारिस्थितिक तंत्र या फिर पारितंत्र इसी को बोलता है। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, वह तंत्र जो पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक घटकों से मिलकर बनता है। ठीक है, मतलब जो पर्यावरण होता है बच्चों ध्यान से समझिएगा, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, रटना नहीं है, जिसको पारितंत्र भी कहते हैं या फिर हमने बताया ना कि पारिस्थितिक तंत्र। तो पारितंत्र के अंतर्गत, इसमें पारितंत्र के अंतर्गत जैविक घटक भी आते हैं। क्या आता है, जैविक घटक भी आता है बच्चों, मतलब जैविक घटक। ठीक, इसमें जैविक घटक भी आता है, उसके बाद अजैविक घटक भी शामिल होता है। ठीक, कौन कौन सा, तो भाई जैविक घटक, अजैविक घटक। अब जैविक घटक के अंतर्गत बात करें भैया तो जैविक घटक में भी बच्चों ध्यान से समझिएगा, जैविक घटक में अगर हम बात करें तो जैविक में कौन, तो इसमें आता है उत्पादक, ठीक, उपभोक्ता, साथ ही साथ जैसे इसमें उपभोक्ता हो गया और उसके बाद यहां पर अपघटक भी आता है, अपघटक। अब यहां पर मतलब देखिए उपभोक्ता में ही सब आते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अपमार्जक, सब ये सब। तो ये उत्पादक, उपभोक्ता, उत्पादक का मतलब पेड़ पौधे हो गए, उपभोक्ता का मतलब जो उस पर निर्भर हो, तो जितने जीव हैं चाहे वो मनुष्य हो, गाय बकरी भेड़ मतलब हो, कुत्ता बिल्ली कुछ भी हो, तो ये उपभोक्ता होते हैं जो उस पर निर्भर होते हैं। ठीक, और अपघटक का मतलब ये ऐसे जीव, सूक्ष्म जीव होते हैं जो उत्पादक और उपभोक्ता जब ये मर जाते हैं तो उन्हीं से अपना पोषण यानी उनको अपघटित करके क्या है ये उसका पुनः चक्रण कर देते हैं, यानी उसको पूरा समाप्त कर देते हैं। तो ये किसमें आ जाता है बच्चों, तो ये आ जाता है आपके जैविक घटक के अंतर्गत। अब अजैविक घटक के अंतर्गत अगर हम बात करें भैया तो अजैविक घटक में आपका कौन कौन होता है बच्चों, तो अजैविक घटक में इसमें आ जाएगा जैसे जल आ जाएगा, ठीक, इसमें जैसे ताप आ जाएगा, ठीक, मृदा यानी मिट्टी आ जाएगी, ठीक, वायु यानी हवा आ जाएगा। तो ये सबके सब क्या होते हैं, तो ये आ जाते हैं आपके अजैविक घटक के अंतर्गत। ठीक, और यहां से एक क्वेश्चन और बनता है आपका, अगर पूछ लिया मान लेते हैं कि भारत में पारितंत्र, ठीक, भारत के अंतर्गत
भारत में जो पारितंत्र का जनक किसे कहा जाता है? एक क्वेश्चन बन जाता है बच्चों इस पे, बहुत ही प्यारा सा ये क्वेश्चन बनता है कि भाई भारत के अंदर पारितंत्र यानी पारिस्थितिक तंत्र का जनक भारत में किसको माना जाता है? तो उनका नाम है रामदेव। ठीक, रामदेव मिश्रा जी, बाबा रामदेव से याद रखना। ठीक, कहीं कहीं मिश्र भी लिखा रहता है, रामदेव मिश्रा जी। अब रामदेव मिश्रा जी के बारे में बात करें बच्चों, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना है, तो इन्होंने बीएचयू से स्टडी किया था, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया था। ठीक, किसमें? तो ये पारितंत्र विज्ञान में। ठीक, पारितंत्र पारिस्थितिक तंत्र विज्ञान में ये रामदेव मिश्रा जी ने बीएचयू से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। ठीक, तो मैटर समझ में आ गया। पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? तो भाई वह तंत्र, अब लिखेंगे ना कि वह तंत्र जो पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक सभी घटकों के परस्पर संबंधों तथा प्रतिक्रियाओं द्वारा व्यक्त होता है, उसे पारिस्थितिक तंत्र ठीक कहते हैं। ठीक है ना, व्यक्त होता है। और पारिस्थितिक जो तंत्र होता है बच्चों, वो प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई होती है। तो सीधी सी बात है, जैविक तथा अजैविक घटकों के मिलने से जो तंत्र बनता है वो है पारिस्थितिक तंत्र। अब पारिस्थितिक तंत्र किससे बनता है बच्चों? जैविक और अजैविक घटकों से। तो इसके घटक कौन है पूछा था, घटक, तो इसके घटक जैविक और अजैविक घटक हैं। जैविक घटक में जैसे कौन कौन से हैं लिख दिया, अजैविक घटक में कौन से हैं लिख दिया। अगर भारत में पूछ लिया जाए पारितंत्र का जनक कौन है, तो रामदेव मिश्रा जी हैं। ठीक है ना, रामदेव मिश्र या फिर मिश्रा रहेगा, कुछ भी रहे, डोंट वरी। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? हमारा अगला क्वेश्चन है कि अपमार्जक तथा अपघटक की परिभाषा लिखना है। अपमार्जक तथा अपघटक, देखिए अपमार्जक वो डिटर्जेंट वाला नहीं, साइंस में भी अपमार्जक है, तो डिटर्जेंट वाली बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर अपमार्जक दूसरा है और अपघटक दोनों को बताना है। तो देखिए अपमार्जक होते हैं मतलब थोड़ा बड़े जीव। ठीक, यानी ये बड़े जीव होते हैं, लेकिन ये अपना भोजन मरे हुए यानी जो सड़े गले हैं ना, मर जाते हैं, उन्हीं को नोच नोच कर खाते हैं, तो ये होते हैं अपमार्जक। लेकिन जो अपघटक होते हैं ये सूक्ष्म जीव होते हैं, हालांकि ये भी मरे हुए जीवों से यानी मरे हुए जीवों से क्या करते हैं, ये भी अपना पोषण लेते हैं, यानी उसको अपघटित कर देते हैं। ठीक है, तो अपमार्जक क्या लिखेंगे बच्चों? वे बड़े जीव जो जंतुओं के मृत शरीर को खाते हैं। ठीक, जो क्या करते हैं, जंतुओं के मृत शरीर को खाते हैं, वो अपमार्जक कहलाते हैं। जैसे गिद्ध हो गया, लकड़बग्घा हो गया, ये अपमार्जक की श्रेणी में आता है, ये मरे हुए जीवों को नोच नोच कर खाते हैं। ठीक है, और अपघटक में क्या होता है, वे जीव जो मृत पादप या फिर जंतु शरीर को अपघटित करके उससे भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक, उसको विघटित कर देंगे यानी समझिए नष्ट कर देते हैं, तब उससे पोषण उनको मिलता है। अपघटित करके उससे भोजन प्राप्त करते हैं, वो अपघटक कहलाते हैं। जैसे में जीवाणु हो गया, कवक हो गया आदि। तो ये रहा अपघटक और अपमार्जक में मतलब की परिभाषा। अंतर पूछ लिया तो आप सेम परिभाषा ही लिख देंगे, वो अंतर हो जाता है। ठीक है, इसमें अगर 2 नंबर वाले में यही पूछा, इसमें क्या अंतर होता है, तो बस मतलब उस तरह से नहीं कि आप पूरा ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 1-2 नंबर वाले में बस इतना लिखना, 3 नंबर वाला आ जाता है तो उसमें बात अलग है, उसमें थोड़ा ज्यादा लिखना होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता की क्षति के 4 प्रमुख कारण लिखिए। तो जैव विविधता किस कारण से विलुप्त हो रही है, जैव विविधता का में नुकसान भाई अगर हो रहा है किस कारण से हो रहा है। ठीक है, जैविक संपदा अगर बर्बाद हो रही है आज तो कैसे हो रही है, उसका कारण लिखना है। तो भाई पहला कारण है गैर कानूनी रूप से वन्य प्राणियों का शिकार। जाहिर सी बात है कि भाई क्या है, शिकार पर निकल, बहुत लोग होते हैं ना कि शिकार के शौकीन होते हैं, शिकार करना उनको पसंद है, बिना वजह की भाई बेजुबान जानवरों को मारते हैं, उसी में उनको किक मिलती है, मजा आता है, वही तीर वही गोली उनके अंदर घुसाओ तब पता चले, है ना। तो कुछ लोग होते हैं आज भी है ना जो रजवाड़ी वाला भाई पूरा का पूरा सिस्टम पालते हैं। ठीक है ना, तो वो हमारे ख्याल में वो मनुष्य नहीं, जानवर से भी ज्यादा बदतर वो खुद हैं। तो गैर कानूनी रूप से वन्य प्राणियों का शिकार, ठीक, अगर उनका शिकार किया जा रहा है तो भाई इससे भी जैव विविधता नष्ट होगी। जबकि बच्चों वास्तविकता तो ये है भाई कि हमारा अस्तित्व क्या है, ठीक, जिसने हमको बनाया है भाई उसी ने उसको भी बनाया है,
हमारा तो भाई ये भी नहीं वो है कि हम एक छोटी से इंसेक्ट यानी कीड़े को भी खत्म कर ले। हाँ, वो जीव जंतु में भाई जो हानिकारक है उससे तो दुनिया बचना चाहेगी, लेकिन हमारा इतना भी अधिकार नहीं है कि हम चींटी को मार सकें। भाई हम जब किसी को जीवन नहीं दे सकते हैं तो मारने का अधिकार हमें किसने दे दिया? किसने दिया भाई? इसलिए ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन हमने बताया ना कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भाई जिनको शौकीन होता है, मतलब जो शौकीन होते हैं, शौक होता है। तो पहला तो ये हो जाएगा गैर कानूनी रूप से वन्य प्राणियों का शिकार। दूसरा, मानव की क्रिया, मतलब बहुत सारी ऐसी मानवीय क्रियाएं होती हैं, ठीक, कुछ लोग होते हैं ना कि उनके जाने अनजाने में आग लग गई, तो वो सब चीज होता है। मानव की क्रिया या भूलवश या फिर प्राकृतिक कारणों से वनों में लगने वाली आग। प्राकृतिक कारण में देखिए, जैसे कभी कभार बिजली चमक जाती है, बिजली कड़ाके की चमकी और किसी जैसे वन में जैसे पेड़ पौधे पे गिरती है, देखो उसमें आग लग जाता है ना। जो बिजली चमकती है जब गिरती है, क्योंकि उसको बहुत हाई वोल्टेज होता है उसका सोर्स, और इतनी तेजी से गिरती है, जिस पेड़ पे गिरती है पेड़ को ही तहस नहस कर देती है, ठीक। तो उससे क्या है, आसपास में अगर लोग हैं काम कर रहे हैं वो भी झुलस जाते हैं, यहाँ तक कि मौत भी हो जाती है। तो मानवीय कारण, मतलब मानवीय क्रिया विधि में तो आग लगना हो गया, लेकिन प्राकृतिक कारण से जब जंगल में आग वगैरह लग जाती है तो इससे भी क्या है भाई, जैव विविधता इससे भी नष्ट हो रही है। मतलब अब अगला है प्रदूषण। प्रदूषण तो आज के समय में धीरे धीरे सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है, ठीक। पॉल्यूशन, जो फैक्ट्रियां हैं, वाहनों से निकलने वाला धुआं है, और वैसे भी इधर उधर मतलब बहुत सारे ऐसे वेस्ट हैं जो निकलते हैं, तो उनसे जो निकलने वाला जो धुआं होता है जब जलाने पर, तो वो सब जो निकल रहे हैं वो उससे क्या है भाई, जाहिर सी बात है पॉल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक। यही कारण है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट, पढ़ा होगा बच्चों, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक। ये जो होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, इससे क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे जो एटमॉस्फेयर है इसका तापमान क्यों इतना ज्यादा बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसें इनकी जो मात्रा है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो इससे क्या, हरित गृह प्रभाव हिंदी में जो बोलते हैं, ठीक। तो ये सब कारण इसी के कारण हो रहा है। अगला है वनों की अंधाधुंध कटाई। एक घर बनाने के लिए, पता चले रोड बनाने के लिए, या फिर कोई फैक्ट्री स्थापित करना है, या फिर कोई अदर चीज बनाना है, तो उसके लिए पूरा का पूरा जंगल ही साफ कर दे रहे हैं। तो वनों की कटाई से भी क्या है, जैव विविधता में क्षति आ रही है, ठीक। तो ये सब क्या है, जैव विविधता की क्षति के कारण हो जाते हैं। क्लियर बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है भाई, कह रहा है कि अभ्यारण्य से आप क्या समझते हैं। देखिए बच्चों, इसमें एक हमने बताया था, ठीक, जैसे क्या कहते हैं, एक तो जैसे अभ्यारण्य हो गया, और इसमें एक और पूछा जाता है प्राणी विहार जैसे होता है, इसी से रिलेटेड। और इसमें जैसे अगर एक कहा जाता है, जिसको भाई दिमाग में नहीं आ रहा, जैसे एक बीज बैंक आता है, तो इसमें जैव मंडल होता है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, सबको करवाया है। तो उन्हीं में से एक है कि अभ्यारण्य क्या होता है, ठीक है। अभ्यारण्य किसे कहते हैं? तो अभ्यारण्य देखिए एक ऐसा